घर खर्च करने वाली बहू। रचना की शादी मनोज से होती है। मनोज एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी कर रहा होता है। ससुराल में रचना की सास मालती, ससुर नवनाथ और ननद पायल होते हैं। सभी रचना से खूब प्यार करते हैं और उसे अपने मायके की कमी जरा भी महसूस नहीं होने देते हैं। हैप्पी बर्थडे रचना, ये नेकलेस का सेट तुम्हारे लिए बेबी। जन्मदिन मुबारक हो बहू। हैप्पी बर्थडे भाभी। थैंक यू सो मच। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे ऐसे ससुराल वाले मिले। आई लव यू ऑल। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक से मनोज का एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपाहिज हो जाता है। उसे कंप्लीट बेड रेस्ट ही बताया जाता है। घर के कमाने वाले इकलौते बेटे के बेड पर आ जाने के कारण अब घर में आर्थिक समस्या शुरू हो जाती है। घर में तो अनाज का एक दाना तक नहीं बचा। और तो और बिजली विभाग वाले भी शाम तक बिजली काट जाएंगे क्योंकि बिजली का बिल भी नहीं भरा है। हे खाटू महाराज, ये कैसी विपदा आ गई हम पर। मेरा जवान बेटा अपाहिज हो गया। सब कुछ फिर से ठीक कर दो। माँ जी, आप प्लीज रोइए मत। मेरे पास कुछ जमा किए हुए पैसे बचे हैं, मैं उन्हें खर्च कर देती हूँ और कोई जॉब भी ढूंढने लगती हूँ। रचना अपने पास पड़े कुछ पैसों को खर्च कर घर में थोड़ा बहुत राशन ले आती है और साथ ही बिजली का बिल भी भर देती है। वो लगातार 3 से 4 दिनों तक नौकरी ढूंढती है और उसे एक टूर्स एंड ट्रेवलर्स कंपनी में नौकरी मिल जाती है। अब घर में कमाकर खर्च करने वाली रचना ही होती है। रचना, मुझे माफ कर दो, मेरे कारण तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है। माँ और पापा तो घर पर ही रहते हैं और पायल भी कॉलेज जाती है। सारे खर्च का लोड तुम पर ही पड़ गया है। अब तो मुझे माफ कर दो रचना, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा है। ऐसी बात मत करो। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, ये सब तुमने जानबूझकर थोड़ी किया है। चिंता मत करो, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू रचना, तुम दुनिया की सबसे बेस्ट बीवी हो। रचना अब बाहर काम करने जाती है, इसलिए उसकी सास मालती घर का सारा काम करने लगती है और उसे कोई भी काम करने नहीं देती। रचना बहू, ये ले, थेपले बनाए हैं आज, ठीक से खाकर आना। थैंक यू माँ जी। वेलकम बहू। और तू पायल, तू भी ले ले अपना टिफिन। ऐसे ही 1 से 2 महीने बीत जाते हैं। एक रोज भाभी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अब वो कॉलेज की पिकनिक जा रही है ना, इसलिए। अरे पायल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अभी पिछले हफ्ते ही मैंने घर में राशन लाया है। मैं कमाने लगी नहीं कि तुम्हारे ये फालतू के खर्चे शुरू हो गए। हाँ, अपने भाई को तो कभी नहीं परेशान किया इन सब खर्चों के लिए, लेकिन भाभी का गला पकड़ने आ गई। लेकिन रचना बहू, बस कीजिए माँ जी, आप भी कुछ कम नहीं हो। दिन रात कुछ ना कुछ बनाकर ठूसे जा रही हो। अरे मैं अकेली कमाने वाली हूँ इस घर में। आप लोगों का क्या है, घर में बैठकर बस ठूसना है, और क्या। सबको रचना की ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि घर में खर्च करने वाली तो अब केवल रचना ही होती है। जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, रचना का घमंड और गुरूर बढ़ने लगता है। एक रात जब अचानक से उसकी सास मालती की तबीयत खराब हो जाती है, तभी ये क्या नौटंकी चल रही है आपकी माँ जी? मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये सब आप बस नाटक कर रही हो। आपको अगर काम नहीं करना तो साफ साफ कह दो ना, ये नाटक क्यों कर रही हो? ऐसा मत बोलो बहू, मैं सच में बीमार हूँ। इतने दिनों से मैं घर के सारे काम कर ही रही हूँ ना। हाँ, अब आप तो बिस्तर पकड़कर बैठ गई, बाकी के सारे काम करने मैं बैठी ही हूँ ना यहाँ। आपकी बेटी को तो पढ़ने लिखने और घूमने फिरने के अलावा और कुछ आता नहीं। रहने दो पापा जी, आप तो कुछ बोलो ही मत। दिन भर काम करके आई हूँ मैं कुछ नहीं बनाने वाली खाने को, और ना ही पैसों को वेस्ट करके कुछ बाहर से ऑर्डर करूंगी। रहो आप सब भूखे। रचना, ऐसा मत करो, प्लीज कुछ बना दो या फिर मंगवा दो। माँ को बीपी की गोलियां खानी होती हैं। मुझे भी डॉक्टर ने खाली पेट दवाई खाने से मना किया है। ना मेरे पास अब ज्यादा एनर्जी बची है, और ना अभी मैं तुम जैसों पर कोई पैसे बर्बाद करूंगी। मैं जा रही हूँ सोने, मुझे बहुत नींद आ रही है। लेकिन रचना रचना सबको भूखा छोड़कर सो जाती है। उसने बाहर से ही नूडल्स खा लिए थे, जिस कारण उसे कुछ भूख नहीं लगती। दिन ब दिन रचना का ये बुरा बर्ताव बढ़ते ही जा रहा था। रचना, आज डॉक्टर ने चेकअप के लिए बुलाया है,
जाएंगे ना हम? ओफो, पापा जी क्या यहाँ मक्खी मारने बैठे हैं क्या? मैं अगर तुम्हारे साथ आ गई तो मेरे ऑफिस का काम कौन करेगा? खुद तो बैठ गए हो बिस्तर पकड़ के और यहाँ मेरा जीना दुश्वार करके रखा है। मनोज फिर से कुछ नहीं बोलता और चुपचाप रचना की बात सुन लेता है। ये रचना बहू जब से पैसे कमाने लगी है तब से तो इसके हाव भाव काफी बदल से गए हैं। सच में मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ माँ, भाभी का ये अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। भैया के दिल पर क्या बीत रही होगी इन सब से। बेचारा हमारा मनोज खुद को कितना कोस रहा होगा इस वक्त, जबकि इस सब में उसका कोई दोष नहीं है। एक दिन अचानक से रचना की तबीयत खराब हो जाती है, जिस कारण वो ऑफिस नहीं जाती और घर में ही रहती है। तभी मालती उसके लिए काढ़ा बनाती है। ये लो बहू, ये काढ़ा पी लो, बहुत असरदार है ये। इसे पीते ही तुम्हारी फुर्ती लौट आएगी और तुम बहुत तंदुरुस्त हो जाओगी। ठीक है माँ जी। पायल दिन भर रचना के पास बैठकर उसकी देखरेख करती है। नवनाथ उसके पसंदीदा बुढ़िया के बाल लाता है। देखो भाभी, पापा ने आपके पसंदीदा बुढ़िया के बाल लाए हैं। है ना एकदम मस्त। ओह वाह, इन्हें खाकर तो मेरी सारी बीमारी ही दूर हो जाएगी। हाँ रचना बहू, यही तो हम सब चाहते हैं। रचना का अपाहिज पति मनोज भी उसकी फेवरेट किताब उसे पढ़कर सुनाता है। इस सब से रचना को बहुत अच्छा लगता है और वो बाद में अकेले में खुद से ही कहती है, कितनी गलत थी मैं। कमाने क्या लग गई, सबका प्यार ही भूल गई। इतना बुरा बर्ताव करने के बाद भी सबने बीमारी में मेरी इतनी देखरेख की। सारे गिले शिकवों को दूर रख के मुझसे इतने अच्छे से पेश आए। मैंने सबका दिल दुखाया है अपनी बुरी हरकतों से। मुझे सबसे माफी मांगनी होगी। रचना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो फौरन उठकर सबसे जाकर माफी मांगती है। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए आप तीनों। मैंने ना चाहते हुए भी गुस्से में और पता नहीं किस स्टेट ऑफ माइंड से आप तीनों को क्या कुछ नहीं सुनाया। लेकिन मेरे बीमार पड़ने पर आप तीनों ने सारे मन मुटाव को साइड में रखकर मेरी कितनी देखरेख की। रचना, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी बोला, वो सब गुस्से में बोला। और बड़े अगर छोटों की गलतियों को माफ करके उन्हें उनकी गलती सुधारने का मौका नहीं देंगे तो और कौन देगा। थैंक यू माँ जी। इस तरह सभी रचना को माफ कर देते हैं। मनोज का इलाज लंबे वक्त तक चलता है और एक दिन ऐसा भी आता है जब वो व्हील चेयर छोड़कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और फिर से काम करने लगता है। और साथ ही रचना भी काम करना जारी रखती है और सभी हंसी खुशी से यूं ही जीवन बिताते हैं। ये कहानी है दामिनी और उसकी बहू मानसी की। मानसी एक गरीब घराने से आई हुई बहू होती है जिसने अपने साथ कुछ दहेज नहीं लाया होता, और यही वो वजह होती है जिस कारण दामिनी मानसी से नफरत करती है और उसके साथ जानवरों की तरह सलूक भी करती है। माँ जी, वो मैंने आपकी अलमारी की साफ सफाई कर दी है। आपकी अलमारी में अब चूहे नहीं घुसेंगे और ना ही आपके कपड़ों को कुतर पाएंगे। वाह, क्या तीर मार दिया तूने मेरी अलमारी साफ करके, हैं? अरे तुझे तो बस मेरी अलमारी खोलकर उसमें हाथ मारने का इंतजार है ना? मैं सब जानती हूँ। तुझ जैसे 2 टके के गरीब लोगों को अमीरों के घर आकर यही लालच होता है कि कम मौका मिलते ही हम कुछ चुरा कर भाग जाए। ये आप कैसी बातें कर रही है माँ जी? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। बल्कि मैं तो रोज भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे घर में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। अरे बस बस, ज्यादा सच्चाई और अच्छाई की मूरत बनने की जरूरत नहीं है तुझे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तू किस खेत की मूली है। तू मेरे घर में से कुछ चुराने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मैंने हर तरफ सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं। अगर तू पकड़ी गई तो तेरी खैर नहीं। दामिनी बस मानसी से नफरत करती रहती और उसे कभी भी मानसी की अच्छाई नजर ही नहीं आती। मानसी गाना बहुत अच्छा गाती थी। वो अक्सर खाना बनाते समय गाना गुनगुनाती,
एक दिन मोहल्ले में सिंगिंग कंपटीशन होता है। तभी घर पर दामिनी की बेटी अम्मू आती है और वो मानसी को सिंगिंग कंपटीशन का पोस्टर पकड़ाती है और कहती है, मानसी भाभी, ये देखो, हमारे मोहल्ले में एक बहुत बड़ा सिंगिंग कंपटीशन होने जा रहा है, जिसे जज करने कुमार सानू आने वाले हैं। भाभी भाभी, ये एक गोल्डन चांस है, इसे अपने हाथ से मत जाने दो ना। आपकी आवाज में वो रूहानी खनक है जो बहुतों के दिलों को जीत सकती है। लेकिन अम्मू, मैं ये सब नहीं कर सकती, क्योंकि माँ को मैं मना लूंगी ना। आप बस अभी इसी वक्त से रिहर्सल करना शुरू कर दो। चलो। ओ महारानियों! दामिनी को वहां पर देखकर अम्मू और मानसी दोनों घबरा जाते हैं। क्या खिचड़ी पक रही है दोनों ननद भाभी के बीच? और तू अम्मू, तेरे ससुराल में तेरी सौतन आ गई है क्या, जो तू अपनी घर गृहस्थी सब छोड़कर यहाँ आ गई है मुंह उठाकर, और वो भी इस बेवकूफ से मिलने? माँ, मैं हमारे घर के पास वाले बाजार में आई थी कुछ मसाले खरीदने। ठीक है। ओ मैडम जी, एक गर्मा गर्म चाय बनाकर देंगी तो बहुत मेहरबानी होगी। तुझे दिख नहीं रहा कि तेरी सास थकी हुई है और तू बस मूर्ति की तरह खड़ी है, कल मुंह ही कहीं की। माफ कीजिएगा माँ जी, मैं अभी बना लाती हूँ आपके लिए चाय। मानसी दामिनी को चाय बनाकर देती है। रात में वो सबके सो जाने के बाद रसोई में आकर चुपके से अम्मू के दिए हुए उस पोस्टर को देखती है। ये मौका तो सच में लाखों में एक है, और इस कंपटीशन को जीतने वाले को 1 लाख रुपए भी इनाम में मिल रहा है। जीत या हार तो ऊपर वाले के हाथ में है, मैं तो बस अपना बेस्ट ही दूंगी। मानसी चुपके से सिंगिंग कंपटीशन में भाग लेती है और गाना गाकर वो कंपटीशन जीत भी जाती है और उसे 1 लाख रुपए का इनाम भी मिलता है। माँ जी को जब मैं बताऊंगी कि मैं कंपटीशन जीत गई हूँ तो वो बहुत 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 खुश हो जाएंगी। मानसी घर जाकर अपनी सास को अपनी जीत के बारे में बताती है, लेकिन जब उसकी सास को पता चलता है कि वो चुपके से सिंगिंग कंपटीशन में गई थी, तभी वो उसे डंडे से मारने लगती हैं। आह आह, माँ जी, मुझे दर्द हो रहा है। माँ जी, आह! चीख और चिल्ला, इतना चिल्ला कि तेरी ये मनहूस आवाज ही चली जाए। तूने मुझे कोई एरी गैरी समझ रखा है क्या? आइंदा से अगर तू मुझे बिना बताए कहीं गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये क्या, ये तू अपनी मुट्ठी में क्या छुपा रही है? ये वो 1 लाख का चेक है, इनाम के तौर पर मिला है मुझे। अरे वाह, क्या बात है। चल, ये पैसे मुझे दे दे और तू जा घर के कामों में लग जा। और याद है ना, अगली बार घर से बाहर निकलने से पहले तुझे मेरी अनुमति लेनी होगी, वरना आज तो मैंने बस तेरी कुटाई की है। अगली बार तो मैं सीधा तेरी टांगे ही तोड़ दूंगी। दामिनी मानसी पर खूब अत्याचार करती है, जिससे मानसी का पति यानी दामिनी का बेटा तुषार कहता है, माँ, आपने ये क्या हाल कर दिया है मानसी का। मानसी ठीक से चल भी नहीं पा रही है माँ, इतनी सारी चोटें आई हैं उसे। अरे ओ जोरू के गुलाम, अब तू अपनी बीवी का वकील मत बन। ये सास बहू के बीच की बात है और तुझे हम दोनों के बीच पड़ने का कोई हक नहीं। और अगर तुझे बीच में पड़ने की इतनी ही दिलचस्पी है तो फिर मैं तेरा भी वही हाल कर दूंगी जैसे तेरी बीवी का किया है। लेकिन माँ। बस अब और कोई बात नहीं सुननी है मुझे, वरना मैं तेरी जबान खींच लूंगी। तुषार दामिनी के डर से चुप हो जाता है। एक दिन गलती से मानसी के हाथों से सब्जी में ज्यादा मिर्च पड़ जाती है, जिसके कारण दामिनी के मुंह में बहुत ज्यादा जलन होती है। हाँ, मुंह, मेरा मुंह, पानी लाओ। ये लीजिए माँ जी, पानी पीजिए। पानी पीने के बाद दामिनी को राहत मिलती है। उल्टा कलमुही,
तुझे अकल वकल है या नहीं? इतनी मिर्च डाल दी कि पूरा मुंह और गला जल गया। माफ कीजिएगा माँ जी, वो गलती से। अब तुझे तेरी इसी गलती की सजा भुगतनी होगी, और वो सजा ये है कि तुझे मेरे सामने 50 लाल और हरी मिर्च खानी होंगी। क्या? लेकिन माँ जी। दामिनी जबरदस्ती मानसी को 50 लाल और हरी मिर्च खाने को बोलती है और बेचारी मानसी इतनी सारी मिर्च खाकर बीमार पड़ जाती है। ऐसे ही दामिनी मानसी का जीना दुश्वार करके रख देती है। एक दिन दामिनी के दरवाजे पर उसकी बेटी अम्मू आती है और तभी अम्मू का चेहरा, सर, हाथ और पैरों पर मार के निशान होते हैं। अम्मू, अम्मू तेरा ये हाल किसने किया बेटा? माँ, मेरा ये हाल मेरी सास ने किया है। उन्होंने मुझे इतना मारा कि मैं वहाँ रुक ही नहीं पाई। माँ, मेरा ससुराल एक कैद खाना है, मुझे वहाँ नहीं जाना। अपनी खुद की बेटी को उस खतरनाक हालत में देखकर दामिनी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एक पल के लिए वो अपनी बहू मानसी की तरफ नजर घुमाकर देखती है। जो उसने अपनी बहू के साथ किया वही उसकी अपनी बेटी के साथ भी हुआ। दामिनी को एक झटके में ही अपनी सारी गलतियों का एहसास हो चुका था। जो आपने भाभी के साथ किया वही मेरे साथ हुआ माँ। ना बेटी ना, बहू मुझे माफ कर दे बहू। दामिनी को इस हद तक धक्का लगता है कि वो रोते रोते मानसी के पैरों में गिरकर माफी मांगती है। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है बहू, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बहू, मुझे माफ कर दे। माँ जी, उठिए माँ जी। मानसी दामिनी को उठाती है और तभी अम्मू वहां दामिनी के सामने आकर अपने चेहरे का मेकअप उतारती है और दामिनी देखती है कि अम्मू ने ये सब नाटक किया है। हाँ माँ, ये सब सिर्फ एक नाटक था, ताकि आपको भाभी के दिल का हाल, उनकी चोट, उनके घाव सभी दिख पाए। माफ कर दे अम्मू, तूने आज ये नाटक करके मुझे एक पल के लिए असलियत से रूबरू करवा दिया। मैं वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद अपनी बहू को भी अपनी बेटी की तरह रखूंगी और इसके साथ ना कुछ गलत करूंगी, ना कुछ गलत होने दूंगी। मानसी, अपने संगीत को छोड़ना मत कभी, क्योंकि अभी तेरे साथ तेरी सास का भी साथ है। इस तरह सास को अंत में अपनी बहू का दर्द समझ आ ही जाता है और उस दिन के बाद से वो अपनी बहू संग बेटी की तरह पेश आती और दोनों सास बहू खुशी से साथ साथ रहने लगती।